गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एडीएएस मॉडल के पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं और अब हमें देखना है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। ठीक है, जिसमें हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, क्लासिकल, केन्जियन एंड मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग सप्लाई कर्व, और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब कब होता है और लॉन्ग रन में शिफ्ट कब कब होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म्स वांट टू प्रोड्यूस एट ईच पॉसिबल प्राइस लेवल। ठीक है, thus like aggregate demand, aggregate supply is the whole schedule of total quantities of the aggregate output that firm in the economy are willing to produce at each possible price level, and it is represented by an aggregate supply curve। ठीक है, तो aggregate supply total amount of गुड्स एंड सर्विसेज का होता है जो कि कोई भी फर्म प्रोड्यूस करना चाहती है ईच पॉसिबल प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर मार्केट में जितनी भी सप्लाई हो रही है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व से रिगार्डिंग देखिए डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है, सभी ने अपने अपने व्यू दिए हैं रिगार्डिंग कि सप्लाई कर्व कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इकोनॉमी में जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से कोई भी डेविएशन होता है, कोई भी अगर उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी हट जाती है, तो जो मार्केट फोर्सेस हैं, ठीक है, या वेजेस हैं, इंटरेस्ट है, प्राइस, वो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेंगे और वापस से इकोनॉमी को जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर ले आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्लासिकल थ्योरी का मानना ये है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि आपने डायग्राम में देख रहे हैं। वर्टिकल है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट के एजम्पशन को लेके चलते हैं और मार्केट मशीनिज्म के ऊपर बेस्ड है इनकी थ्योरी कि अगर कोई डेविएशन होता है फुल एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, इकोनॉमी हटती है, तो अपने आप मार्केट फोर्सेज जो हैं वो अपने आप वर्क करेंगी और फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। तो अब नेक्स्ट है केन्जियन व्यू। केन्ज की जो थ्योरी थी, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की, वो उन्होंने वर्ल्ड डिप्रेशन, जो वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन था 1930s का, ठीक है, उसके बाद दी थी। ठीक है, तो उनकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली फोकस थी ऐसी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, जो डिप्रेशन में थी। ठीक है, और जहाँ पर जो इकोनॉमी है वो ऑपरेटिंग कर रही थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज नहीं था, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे, इसीलिए वो डिप्रेशन में थे। तो उसके बाद केन्ज जो थे वो मानते थे कि यहाँ पर जो मनी वेज है, ठीक है, मनी वेज है वो भी स्टिकी है, यानी कि कंस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा। दूसरा, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर रिमेन कंस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप उनका लेबर का ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। तो इन एजम्पशंस के कारण उनका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो ऊपर राइट हैंड साइड, पहले तो वो हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद वो वर्टिकल हो जाता है। और ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये है जो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे जो ऑपरेट कर रही है वो लेवल है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप लेबर को एम्प्लॉयड करते जाते हो और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ती है और एग्रीगेट सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है टिल YF पॉइंट इज रीच्ड। YF पॉइंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, उसके बाद जो है सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, तो इसलिए YF पॉइंट के बाद जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये था केन्ज का सप्लाई कर्व। अब नेक्स्ट है मॉडर्न व्यू। ठीक है, अब मॉडर्न व्यू क्या कहते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू अबाउट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द केन्ज।
Modern economists think that there is some scope of increasing aggregate output beyond the so-called full employment level by reduction in frictional and structural unemployment and by working force to work overtime। ठीक है, मॉडर्न व्यू जो था वो बिल्कुल केन्ज से मतलब अपोजिट था। उनका मानना था कि जैसे कि केन्ज ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिस्क्राइब किया है कि उसके बाद जो है आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी जो है एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमने अज्यूम किया है उसमें भी फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ठीक है, जिसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो जब हम उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करते हैं तो उससे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ाई जा सकती है, या फिर हम अगर वर्क आवर जो है उसको बढ़ा दें, काम करने के टाइम को बढ़ा दें, तो उससे भी एग्रीगेट सप्लाई जो है बढ़ सकती है। तो इसलिए उनका जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व था उसकी उन्होंने 3 रेंज दी हैं। पहली है द नियरली फ्लैट रेंज, सेकंड है द इंटरमीडिएट अपवर्ड स्लोपिंग रेंज एंड थर्ड इज द हाईली स्टीप रेंज। ठीक है, ये आप फिग में देख सकते हैं 10.9 में लेफ्ट वर्ड साइड जो आपका फिगर है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट है, ये तो थे उनके व्यूज़। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के व्यू। अब जो हमारे पास इन व्यूज़ के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारे सामने आता है वो आप डायग्राम में दे सकते हैं 10.10 में। ठीक है, इसमें अब क्या है, जैसे कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है उसमें जो नॉमिनल वेज हैं, प्राइस ऑफ द अदर इनपुट्स हैं और टेक्नोलॉजी जी हैं, इनको कांस्टेंट माना गया है कि इनमें कोई चेंज नहीं है। तो इसीलिए हम प्राइस और एग्रीगेट आउटपुट का रिलेशन दे सकते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब अगर प्राइस, सबसे पहले आप SAS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई S1 को देखिए। ठीक है, S2 को मत देखिए, ये साथ में शिफ्ट भी दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन आप एक बार उस डॉटेड लाइन को भूल जाइए और सिर्फ SAS1 को देखिए, जहाँ पर प्राइस P2 है तो जो आउटपुट है हमारा वो YF पर है। जब प्राइजेस कम होते हैं तो प्राइस आउटपुट है वो भी कम हो जाता है Y1 पर, क्योंकि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि जो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। ठीक है, तो अगर प्राइस P2 से P1 पर आते हैं तो हमारा जो एग्रीगेट आउटपुट है वो YF से Y1 पर चला जाएगा, पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है A पर। और अगर प्राइस बढ़ते हैं P2 से P3 पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उससे हमारा जो एग्रीगेट आउटपुट है वो भी YF से Y2 पर चला जाएगा। ठीक है, ABC हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं एट डिफरेंट प्राइस लेवल। तो अब अगर, ठीक है, दूसरे जो वेरिएबल हमने कांस्टेंट माने हैं जैसे कि इनपुट, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी आदि, ठीक है, तो अगर इनमें चेंज होता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन रिसोर्सेज में चेंज होने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट से जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा SA2 पर। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये शिफ्ट कैसे होता है। इसको आप एक बार डॉट लाइन को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसको आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये जो यहाँ इन्होंने दिखाया है ये इन्होंने वेज रेट के अकॉर्डिंग दिखाया है कि अगर प्राइस लेवल बढ़ते हैं, प्राइस लेवल बढ़ने से जो है प्रॉफिट बढ़ जाता है फर्म का, और फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता है तो फिर वो अपना आउटपुट बढ़ा देती है। ठीक है, सप्लाई बढ़ा देती है। लेकिन उससे क्या होता है, प्राइस लेवल बढ़ने से देखिए आपकी जो रियल परचेजिंग पावर है, वर्कर्स की रियल परचेजिंग पावर है वो भी कम हो जाती है। तो उससे वर्कर जो है डिमांड करना शुरू कर देते हैं हायर वेज की, और जब वो हायर वेज की डिमांड करते हैं तो उससे क्या होता है कि फर्म की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे वर्कर्स को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है आपका शिफ्ट हो जाता है SA2 के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं शिफ्ट इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो शिफ्ट कब कब होता है, ठीक है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि चेंज इन वेज रेट, प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड बिजनेस टैक्स एंड सब्सिडीज। पीछे वाला जो हमने डायग्राम किया था उसमें आप वो SA2 वाली लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम इसको इस डायग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेज रेट,
देखिए सबसे पहले, क्योंकि हम प्राइस के साथ रिलेशन दिखा रहे थे उसका, है ना, कि प्राइस बढ़ते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, हम वेज रेट को लेकर चल रहे हैं क्योंकि वेज रेट चेंज हो रही है, वहाँ पर हमने वेज रेट को कांस्टेंट माना था। तो जब वेज रेट जो है उसमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट होने से अगर हायर वेज की डिमांड कर रही है लेबर और उसको आप हायर वेज जो है देते हो तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आप जो है अपनी सप्लाई को कम कर दोगे और हमारा SAS जो इनिशियल एग्रीगेट सप्लाई है शॉर्ट रन की वो शिफ्ट कर जाएगी SAS2 पर, ठीक है, जिससे हमारा जो आउटपुट है एग्रीगेट आउटपुट वो Y1 से Y2 पर चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है प्राइस ऑफ इनपुट, ठीक है। इनपुट प्राइस देखिए, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं अगर उनका प्राइस भी बढ़ता है, जैसे कि एनर्जी इनपुट्स या फिर क्रूड ऑयल, ठीक है, अगर इनका प्राइस भी बढ़ता है तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने से आप सप्लाई को कम कर दोगे और इसलिए हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा SA2 पर, ठीक है। डायग्राम इन सब का सेम ही है और इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है ओपेक का, ठीक है, जो कि ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो जिन्होंने प्राइस 1973 में और अगेन 1979 में बढ़ाए थे, जिससे कि जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, ठीक है, उन कंट्रीज़ में जो है ऑयल की प्राइस बढ़ गए थे और जिससे जो है उनकी सप्लाई वहाँ पर कम हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है बिजनेस टैक्स एंड सब्सिडीज़। देखिए अगर टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, तो उससे भी जो है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सेम प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम होने से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम हो गई और एग्रीगेट सप्लाई जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और इनसे एग्रीगेट सप्लाई जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट है कि राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, तो देखिए प्रोविज़न ऑफ सब्सिडीज़, ठीक है, जब सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं इंडस्ट्रीज़ को तो उससे जो है उनका प्रॉफिट, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है SAS0 से SAS1 पर और आउटपुट भी जो है वो Y0 से Y1 पर चला जाता है। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी, देखिए चेंज इन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, शिफ्ट करने में एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर बढ़ने से जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज प्रॉफिट के कारण जो अपनी सप्लाई जो है वो बढ़ा देती हैं फर्म और आपका एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो SAS0 से SAS1 पर शिफ्ट हो रहा है और एग्रीगेट आउटपुट आपका Y0 से Y1 पर, प्राइस आपका कांस्टेंट है इसमें। अब अवेलेबल सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, तो जब आपकी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर उनकी सप्लाई जो है वो अवेलेबल होती हैं, जैसे कि व्हेन द अवेलेबल सप्लाईज ऑफ द रिसोर्सेज सच एज लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइट, ठीक है। एज लेबर फोर्स ग्रो एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। तो वैसे ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी अगर इंक्रीज़ होती हैं तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और जिससे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो अब तक हमने देखा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, कैसे उसका मतलब ओरिजिन हुआ था, ठीक है, रिगार्डिंग उनके व्यू देखे थे और शिफ्ट कब कब होता है, क्या क्या उनके जो पॉइंट्स हैं वो देखे थे। अब बात करते हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, ठीक है। देखिए दी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। पहला तो है दी क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल लेबर, द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हमारे पास जो फंक्शन सामने आता है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का या इनकम का, तो उसमें हम लेते हैं y इज इक्वल टू y इज द फंक्शन ऑफ LKT। यहाँ पर y जो है वो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आउटपुट है या फिर रियल GDP आप कह सकते हो इसको। तो L जो है वो क्वांटिटी ऑफ लेबर है और K जो है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, T स्टेट फॉर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, कैपिटल का स्टॉक है और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी मतलब फिक्स्ड हो सकती है, ठीक है, कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पॉपुलेशन भी आपकी फिक्स्ड हो सकती है, बट
द क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो आपका वेरिएबल हो सकता है उसमें, ठीक है, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है वो डिपेंड करता है प्रेफरेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर ऑफ द पीपल, कि लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं या फिर वो आराम करना चाहते हैं, यानी कि अपना लीजर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और दूसरा कि फर्म कितनी डिमांड कर रही है लेबर की, तो इन दोनों फैक्टर पर वो है जो डिपेंड करती है सप्लाई ऑफ द लेबर। अब कोई भी पर्सन है वो तभी काम करने के लिए राजी होगा जब उसे एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वेज रेट दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना जो काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे पाए लीजर की, यानी कि आराम से ज़्यादा वो काम को प्रेफरेंस दे। इसके लिए आपको एक सफिशेंट वेज जो है उसको ऑफर करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी जो है सप्लाई करेगा। तो अगर हायर वेज रेट होती है, वेज रेट अगर हाई होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो कोई भी काम करना चाहेगा, ठीक है। तो हायर वेज रेट मीन्स ग्रेटर इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड। और दूसरी तरफ अब फर्म डिमांड कब करेगी, देखिए फर्म डिमांड लेबर की तब करेगी जब फर्म के लिए वो प्रॉफिटेबल होगा लेबर को यूज़ करना। और फर्म के लिए प्रॉफिटेबल तब होगा लेबर जब वो उसको लोअर वेज देगी। लोअर वेज यानी कि उसको उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखिए सप्लाई ऑफ द लेबर तब होगी जब वेज रेट हाई होगा, और डिमांड जो है फर्म तब करेगी जब वेज रेट कम होगा। तो इनके बीच में जो है तालमेल बिठाना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। और ये कैसे होता है, द इक्विलिब्रियम वेज रेट एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड आर डिटरमाइंड बाय द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम वेज रेट निकाला जाता है ये डिसाइड होता है लेबर मार्केट में, ठीक है। तो एट दिस इक्विलिब्रियम वेज रेट ऑल दोज हु आर विलिंग टू सप्लाई देयर लेबर are in fact demanded and employed, therefore at this equilibrium rate full employment of the labor is said to be prevail, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वेज रेट के ऊपर जो है जो भी काम करना चाहते हैं लोग, उन सबको काम जो है वो प्रोवाइड होता है, और इसीलिए इसको फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर जो है हमारी अचीव हो जाती है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हैं, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी और आप उस जॉब में आपको जो पे आउट मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि ये आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उस जॉब को लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट करके आप दूसरी जॉब को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उसमें टाइम पीरियड जो है वो एक हफ्ते का भी लग सकता है, एक महीना, या कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है, कि जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरी जॉब के मिलने में जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो आप जो हैं अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जॉब्स तो अवेलेबल होती हैं लेकिन कहाँ पर जॉब अवेलेबल हैं, ठीक है, कहाँ पर हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें अच्छा पे आउट मिलेगा, ठीक है, इसको ढूंढने में हमें जो टाइम लगता है उसके बीच में जब हम बेरोज़गार रहते हैं तो उसको जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है और डे टू डे टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। तो जब कोई भी फर्म जो है इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी के चलते अपनी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करती है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, तो उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि पुरानी मशीनों को जो है रिप्लेस किया जाता है नई मशीनों से, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसमें प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो मतलब वेजेस भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब नई मशीनें लगने के बाद ऐसा तो है नहीं कि नई मशीनें लग गई और आप साथ के साथ उस पर काम करने लग गए। नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ ना, एक टेक्नोलॉजी लेवल से आप दूसरे टेक्नोलॉजी लेवल पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी अराउंड 4 to 5% जो लेबर फोर्स है वो अनएम्प्लॉयड रहती है ड्यू टू फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रीजन, जिसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है कहते हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट है कि
जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, उसको पोटेंशियल जीडीपी लेवल भी कहा जाता है। पोटेंशियल जीडीपी क्या मतलब है? पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है कि इतनी आपके किसी भी इकोनॉमी की कैपेसिटी, ठीक है, कि इतना इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन कर सकती है। देखिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमें डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, रियल जीडीपी और प्राइस के बीच में, ठीक है, एंड द लॉन्ग रन रियल जीडीपी इक्वल्स टू द पोटेंशियल जीडीपी। देखिए रियल जीडीपी क्या होती है और पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है। पोटेंशियल जीडीपी मतलब किसी इकोनॉमी की पोटेंशियल कितनी है, उस वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है, वो होती है पोटेंशियल जीडीपी। रियल जीडीपी होती है कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यह हमें रिलेशन दिखाता है इन तीनों के बीच में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अभी कि अगर 5% से जो है प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और सेम ही डिक्लाइन आप कर देते हैं वेज रेट में और अदर फैक्टर प्राइस में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वेज रेट हैं, रियल वेज रेट हैं, वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुए तो आपने वेज को भी कम कर दिया सेम प्रपोर्शन से, तो रियल वेज रेट आपका अनचेंज रहेगा, जिससे कि जो पहले आप प्रोडक्शन कर रहे थे उतना ही आप अभी प्रोडक्शन जो है करोगे, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है रियल जीडीपी के अंदर। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि LAS जो है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी है वो वेरी नहीं करती प्राइस के साथ, ठीक है, वो वर्टिकल ही रहती है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ऊपर या नीचे हो रही है तो उस प्राइस भी ऊपर नीचे उस हिसाब से होते हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई वहीं पर बनी रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है चेंज और शिफ्ट इन दी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो कब होगा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में शिफ्ट? जब चेंज इन दी फुल एम्प्लॉयमेंट और क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड चेंज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल और प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब इंक्रीज इन लेबर फोर्स होगा, देखिए जब लेबर फोर्स जो है आपकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, ठीक है, एट ए गिवन कैपिटल स्टॉक एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और आपकी जो कैपिटल स्टॉक है वो गिवन है, लेकिन आपका लेबर फोर्स जो है वो इकोनॉमी में बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल जीडीपी है वो शिफ्ट कर जाएगी LAS1 टू LAS2 पर, और आपका एग्रीगेट आउटपुट जो है वो Y1 टू Y2 पर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो आपका पोटेंशियल जीडीपी है वो बढ़ गई है, क्योंकि अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ गया है, लेबर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। अब ग्रोथ इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, जब इकोनॉमी में स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो इकोनॉमी की अगर वो बढ़ जाती है तो मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, तो उससे भी आपका जो है LAS कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा LAS2 पर। प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी में अगर प्रोग्रेस होता है तो वह फर्म को अनेबल करता है कि एट ए गिवन रिसोर्सेज, अगर आपका लेबर और कैपिटल जो है वो गिवन है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो उससे जो है फर्दर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जिससे कि पोटेंशियल जीडीपी है वो शिफ्ट कर जाएगी Y1 से Y2 के ऊपर। और नेक्स्ट है देखिए चेंज इन मनी वेज एंड अदर रिसोर्सेज, तो ये आपका जो है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में चेंज लेके आते हैं, ठीक है, तो ये हम पीछे देख चुके हैं। अब रिलेशन इन दी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड दी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिस्कस करते हैं। देखिए शॉर्ट रन क्या होता है, तो शॉर्ट रन ऐसा पीरियड है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें एग्रीगेट आउटपुट जो है वो या तो पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा हो सकता है या फिर पोटेंशियल जीडीपी से कम भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट रन में जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा जो अकॉर्डिंगली इन दी शॉर्ट रन जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वह हमें रिलेशनशिप बताता है एग्रीगेट आउटपुट यानी कि रियल जीडीपी और प्राइस लेवल के ऊपर शॉर्ट रन में, जब आपका मनी वेज रेट एंड दी अदर फैक्टर प्राइस जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्राइस लेवल और रियल जीडीपी के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है राइटवर्ड की तरफ और इंटरसेक्ट करता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को एट ए करंट एंड एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, जैसा कि फिग में आप देख सकते हैं, डायग्राम में आप देख रहे हैं LAC और SAC इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट E के ऊपर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
ठीक है। और LAC हमारा वर्टिकल है, पोटेंशियल GDP लेवल है, ठीक है। प्राइस हमारा P1 पर है। अब अगर हम इसमें डिफरेंस करें दोनों में, LAC और LAS में, जब हम अब इनको शिफ्ट नहीं कर रहे, इसमें हम मूवमेंट अलोंग दी कर्व देखेंगे कि शॉर्ट रन में मूवमेंट कब होती है, ठीक है, अलोंग दी कर्व, और लॉन्ग रन में मूवमेंट अलोंग दी कर्व कैसे होती है। मूवमेंट अलोंग दी कर्व का मतलब है कि कर्व शिफ्ट नहीं होगा, कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होगी, जैसे कि ये एरो का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट रन जो है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, उसमें मूवमेंट अलोंग दी कर्व कब होगा, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में मूवमेंट अलोंग दी कर्व कब होगा, ठीक है। तो जब प्राइस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जब पहले हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को लेते हैं, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं और मनी, वेज रेट एंड द अदर रिसोर्सेज, उनका प्राइस जो है वो अनचेंज रहता है। तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम ही रही है, प्राइस इंक्रीज होगा तो मतलब होगा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज होने से जो है अब इट मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो उससे जो है आपकी जो रियल GDP है वो बढ़ जाएगी, जिससे मूवमेंट अलोंग दी कर्व, जो एरो का निशान आप देख रहे हैं SAS के ऊपर, ठीक है। तो इससे जो है अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन होगा, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ चुके हैं और आपका वेज रेट और जो अदर प्राइस हैं वो कांस्टेंट हैं, अदर इनपुट प्राइस जो है वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये था शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में मूवमेंट कैसे हुआ। और ऑन दी अदर हैंड, अगर जैसे कि प्राइस लेवल राइज होते हैं और उसके साथ ही सेम परसेंटेज से आपका वेज रेट भी राइज हो जाता है और अदर रिसोर्सेज भी राइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ, आपने वेज रेट को भी उसी लेवल से बढ़ा दिया और अदर इनपुट रिसोर्सेज भी उसी लेवल से बढ़ गई, तो आपका जो रियल वेज रेट है उसमें तो चेंज आया ही नहीं, ठीक है, तो वो तो उतना ही रहा। तो उससे जो है अब रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है रिमेन अनचेंज्ड रही। तो अब ये प्रॉफिटेबल नहीं है ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट से आपने सारी चीज़ों को ही बढ़ा दिया। तो इसलिए एज ए रिजल्ट रियल GDP रिमेन इक्वल टू द पोटेंशियल GDP एंड देयर इज मूवमेंट अलोंग द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज शोन बाय द वर्टिकल एरो मार्क, ठीक है। तो ये था आपका एग्रीगेट सप्लाई का फुल कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने देखिए एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है वो देखा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या दिखाता है वो, और एग्रीगेट सप्लाई के जो व्यूज़ देखे हमने डिफरेंट इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमने क्लासिकल, केंजियन और मॉडर्न व्यू देखा, ठीक है। उसके बाद हमने शिफ्ट किया कि कैसे शिफ्ट होता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में, उसके बाद अभी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और उसमें शिफ्ट कब कब होता है, और दोनों में रिलेशन देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर, या फिर उससे पहले हम अगर स्टिकी वेज मॉडल जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।